एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी मॉक टेस्ट आज हम अगला करने वाले हैं हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए। और ये जो मॉक टेस्ट है ये HSSC के पैटर्न पर होगा। इसमें 100% पूछे जाएंगे जो HSSC आपसे पेपर में पूछेगी। इससे पहले भी काफ़ी क्लास हम अपलोड कर चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं, चैनल के ऊपर सारी वीडियो हमने डाल रखी है। इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, नॉलेज हब 7900 करके। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हरियाणा सीईटी मॉक टेस्ट आज हम करने वाले हैं। इस क्लास के अंदर 100 के 100% करेंगे और सारे प्रश्न जो हैं उनका सभी का हम डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाया जाएगा, डिटेल में सॉल्यूशन हम इसका करने वाले हैं। जो स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। तो चलिए फटाफट से मॉक टेस्ट हम आज का स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेट। और 100 के 100% हम करेंगे, सारा सॉल्यूशन हम इसका डिटेल में करेंगे हर पर्सन का। सबसे पहले जीके आएगी, फिर हरियाणा जीके, नेशनल जीके और उसके बाद रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल किए गए हैं। 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि 2025 में इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज ने अपनी 7वीं असेसमेंट रिपोर्ट जारी की। इसमें भारत को किस बड़े खतरे की चेतावनी दी गई है? इंग्लिश में देखें तो इन 2025 द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC का मतलब क्या है? इसके अंदर जो क्लाइमेट चेंज की जो मीटिंग होती है वो इन्होंने रिलीज किया है इतनी 7th असेसमेंट रिपोर्ट AR7। तो इसके हिसाब से भारत का सबसे बड़ा खतरा क्या है? देखो, क्लाइमेट चेंज की मीटिंग हुई थी तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इन्होंने बताया कि भारत में सबसे बड़ा खतरा क्या होने वाला है। पहला ऑप्शन है हिमालयी ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से बाढ़ का खतरा, थार रेगिस्तान का विस्तार, चक्रवातों की कमी या फिर भारत में वर्षा घटने का खतरा। तो AR7 के हिसाब से जो 7th असेसमेंट रिपोर्ट थी जो IPCC की, उसके हिसाब से क्या है कि जो ग्लेशियर है ना वो जल्दी से पिघल रहे हैं, इसलिए भारत में बाढ़ का खतरा बन रहा है। भारत में बाढ़ का खतरा बन रहा है। ये जो IPCC की जो मीटिंग हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई है चाइना के अंदर, ये भी ध्यान रखना। ये जो IPCC की जो मीटिंग हुई थी, क्लाइमेट चेंज वाली जो मीटिंग हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई है चाइना के अंदर, ये ध्यान रखना आपको। और इसके हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा खतरा है जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं ना इंडिया के अंदर, वो है ऑप्शन A इसका आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का। इसके बाद आगे है और ये प्रश्न दिया है, इसरो ने 2025 में शुक्रयान-1 मिशन की तैयारी शुरू करी है। यह मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए है? शुक्रयान-1 मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये शुक्रयान मिशन किस ग्रह से संबंधित होगा? किस ग्रह की खोज के लिए भेजा जाएगा शुक्रयान? तो देखो इसके नाम में ही छिपा हुआ शुक्रयान, शुक्र ग्रह के लिए, इंग्लिश में बोले तो वेनस के लिए। ठीक है, 2025 के एंड में इसको भेजने की तैयारी चल रही है। GSLV MK2 रॉकेट से भेजा जाएगा, ये ध्यान रखना है। जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। GSLV MK2 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा, ये ध्यान रखना। इस रॉकेट का नाम GSLV MK2 रॉकेट से इसको भेजा जाएगा। शुक्रयान-1 मिशन है, शुक्र ग्रह के ऊपर ये भेजा जाएगा, इसरो इसको भेजेगा। ऑप्शन B इसका आंसर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। आगे है प्रश्न नंबर 3। इसमें दिया है संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 18 जुलाई 2025 को किसे दिया गया? देखो पहले तो डेट दे रखे, कब दिया गया था? ये जुलाई 18 2025 को। नेल्सन मंडेला अवार्ड, यूनाइटेड नेशंस नेल्सन मंडेला अवार्ड। ये बोल रहे कि अब की बार 2025 में ये किसे दिया गया है? 2025 में ये किसे दिया गया है नेल्सन मंडेला अवार्ड? कोफी अन्ना, ग्रेटा थनबर्ग, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, ब्रेटा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेड, मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी। तो ये अवार्ड दिया गया है ब्रेनेडा रेनॉल्ड और कैनेडी ओडेड। इसके बारे में हम अगर डिटेल में सॉल्यूशन देखते हैं इसका, जो ये अवार्ड जो दिया गया है ये नेल्सन मंडेला अवार्ड,
इसका हम डिटेल में सॉल्यूशन देखें एक बार। देखो, द यूनाइटेड नेशंस नेल्सन मंडेला प्राइज एम्स टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट ऑफ दोज हु डेडिकेटेड देयर लाइव्स टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। ये नेल्सन मंडेला अवार्ड उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो अपना काम मानवता की भलाई के लिए करते हैं। इतना सा याद रखना है। सबसे पहली बार ये अवार्ड दिया गया था 2015 के अंदर। नेल्सन मंडेला अवार्ड सबसे पहले 2015 के अंदर दिया गया था और ये हर 5 साल में दिया जाता है, ध्यान रखना। हर 5 साल में, सबसे पहले 2015 में दिया गया, उसके बाद 2020 में दिया गया और अब 2025 में ये दिया गया है। यानी कि अब तक 3 बार ही दिया गया है। ये 2015 में शुरू हुआ था और हर 5 साल में एक बार दिया जाता है। तो 2025 में अब की बार दिया गया ये मिसिज ब्रेंडा रेनॉल्ड को ऑफ सेल्यूटेक्स फर्स्ट नेशन कंपनी से, कनाडा से है ये, और दूसरा है मिस्टर कैनेडी जो केन्या से है। इन दो को मिला है। देखो, एक तो ये महिला है मिसिज ब्रेडा रेनॉल्ड, कहाँ से है ये? कनाडा से है। और एक है मिस्टर कैनेडी ओडेड, ये है केन्या से। इन दो लोगों को अब की बार नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025 दिया गया 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला अवार्ड हर 5 साल में एक बार दिया जाता है। 2015 में ये पहली बार दिया गया था। उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी जो ह्यूमैनिटी के लिए जिन्होंने काम किया है। ये सारी चीज आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। नेल्सन मंडेला अवार्ड 18 जुलाई को ही ये दिया जाता है क्योंकि इस दिन डे होता है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। 18 जुलाई को ये दिया जाता है नेल्सन मंडेला के याद में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 4। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला पहला स्टेट कौन सा है भारत का? केरल, सिक्किम, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो पहला स्टेट जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग की गई थी वो है सिक्किम। सिक्किम राज्य है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 दिया है, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? भारत के ऐसे कौन कौन से स्टेट है जो नेपाल से बाउंड्री लगाते हैं? देखो, भारत का अगर नक्शे की अगर हम बात करें इस हिसाब से तो इधर बीच में सिक्किम है, एक साइड नेपाल है और एक साइड इधर भूटान है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इधर नेपाल है, ये फिर बीच में सिक्किम है और फिर इधर भूटान है। तो सीधी सी बात है, सिक्किम तो टच करेगा ही करेगा। और कौन? देखो, सिक्किम टच करेगा। 4 ऑप्शन में सिक्किम तो दे ही रखा है कॉमन। अब इसमें देखो लद्दाख, लद्दाख का तो कोई मतलब ही नहीं है। लद्दाख कश्मीर में है, एकदम ऊपर भारत के। लद्दाख का नेपाल से कोई चक्कर नहीं है। और सेम ऑप्शन डी में देखो, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश दे रखा है, हिमाचल प्रदेश का भी कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लो अगर आपको नहीं आता तो। मुख्य जो राज्य हैं जो टच करते हैं वो 5 ही राज्य हैं। भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल से बाउंड्री लगाते हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। झारखंड नहीं लगाता। तो भारत के 5 राज्य वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये 5 राज्य है भारत के जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, इनकी बाउंड्री टच करते हैं। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 दिया है, हाल ही में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया था? ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज खंजर 12 कहाँ आयोजित हुई थी? भारत, किर्गिस्तान, मिस्र और उज्बेकिस्तान। देखो, खंजर अभ्यास किससे संबंधित है, किन 2 देशों के बीच में होता है, पहले हमें यह पता होना चाहिए। देखो, खंजर अभ्यास की बात करें तो भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां भाग कब से कब तक हुआ था? 10 मार्च से लेकर 23 मार्च 2025 तक। कहाँ पर? किर्गिस्तान के अंदर। देखो, खंजर अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में, ध्यान रखना है। भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है खंजर अभ्यास और ये इसका 12वां संस्करण था, इसलिए खंजर 12 नाम दिया गया है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2011 से हुई थी। 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, भारत और किर्गिस्तान के बीच वैकल्पिक स्थल संपन्न रणनीतिक संबंधों के अनूठे आयाम को दर्शाता है। पिछला अभ्यास जनवरी 2024 में भारत में हुआ था। देखो, खंजर 11 की बात करें ना, 11वें नंबर का, वो हुआ था जनवरी 2024 में भारत में। अब ये मार्च 2025 में खंजर 12 ये होगा किर्गिस्तान में। अगला जब होगा 2026-27 में वो भारत में होगा। ऐसे करते एक बार किर्गिस्तान, एक बार भारत, एक बार किर्गिस्तान, एक बार भारत।
क्योंकि ये इन दोनों देशों की ज्वाइंट एक्सरसाइज है। ये खंजर एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में। 2011 से ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी। अब इसका 12वां संस्करण है, इसलिए इसका नाम खंजर 12 रखा गया है। 2024 वाला कहाँ पर हुआ था? भारत के अंदर हुआ था। 2025 का किर्गिस्तान के अंदर होगा। ये सारी चीज ध्यान रखनी है आपको खंजर एक्सरसाइज के बारे में। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा किर्गिस्तान। देखो, क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 के लिए आपको पीडीएफ मिलेगी। काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिलने वाला है। अगला है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित मूल अधिकारों में से किस संवर्ग में अस्पष्टता के विभेदन, यानी कि जो अनटचेबिलिटी है, अस्पष्टता जो दे रखी है। देखो, अस्पष्टता सभी को पता कौन सा आर्टिकल होता है? अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता जो दे रखी है, अनटचेबिलिटी, ये दे रखी है आर्टिकल 17 के अंदर। लेकिन इन्होंने ये नहीं दे रखा, इन्होंने पूछ रखा है जो अनटचेबिलिटी हो कौन से अधिकार के अंदर है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर समानता का अधिकार। किसके अंदर आता है अनटचेबिलिटी का? आर्टिकल 17 के अंदर आता है। एक अधिकार हमने पढ़े होंगे मौलिक अधिकार, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आर्टिकल 14 से 18 तक के। 14 से 18 अलग बना रखे, जैसे 6 अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो इस हिसाब से 6 अधिकारों में से 14 से 18 कौन से अधिकार हैं जिनके अंदर छुआछूत यानी कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता आती है? ये हमें इसमें बताना है। आर्टिकल 17 हमें पता है, तो 14 से 18 तक का आर्टिकल कौन से होते हैं वो हम देखें डिटेल में एक बार सारे के सारे। देखो, आर्टिकल 14 से 18 ये किसके अंदर आते हैं? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, उसके अंदर आते हैं आर्टिकल 14 से 18 तक। अब एक एक देखें तो अनुच्छेद 14 में क्या दिया है? कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा, यानी कानून किसी भी लिंग, जाति, भेद के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 में दिया है सार्वजनिक रोजगार में समानता। अनुच्छेद 17 देखो ये दे रखा, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी। किसके अंदर है? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 18 की बात करें तो ये है सैन्य और शैक्षणिकों को छोड़कर उपाधियों का उन्मूलन। ये 5 अधिकार आते हैं समानता के अधिकार के अंदर। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक ये सारे हैं समानता के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी के अंदर ये आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। और अगर स्पेशल अनुच्छेद पूछे तो आर्टिकल नंबर 17 है जिसके अंदर अस्पृश्यता दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डीपीएसपी कितने हैं? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंदर आते हैं। कौन से भाग के अंदर आते हैं? भाग 4 के अंतर्गत निहित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व जो बोलते हैं। आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये सारे अनुच्छेद डीपीएसपी के अंदर आते हैं। तो इसमें ये पूछा 4 ऑप्शन दे रखे, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डीपीएसपी के अंदर दिया गया है? पहला है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंस, दोष सिद्धि का, ये मौलिक अधिकार में दे रखा है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी मौलिक अधिकार में है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये भी मौलिक अधिकार में है। लेकिन ये दे रखा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये दिया गया है डीपीएसपी के अंदर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर ये जो अधिकार है ये दिया गया है। एक बार हम डिटेल में देखते हैं डीपीएसपी में कौन कौन से अनुच्छेद हैं और किस अनुच्छेद के अंदर क्या बात कही गई है। 2 मिनट लगेगी और फटाफट से सारे आर्टिकल हम रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, आर्टिकल 36 में है राज्य को परिभाषित किया गया है। 37 में दे रखा कि संविधान के भाग 4 के उपबंध किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आर्टिकल 38 की बात करें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 39 की बात करें राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व।
39A की बात करें निःशुल्क विधिक सहायता, 40 के अंदर है ग्राम पंचायत का गठन, 41 के अंदर है कल्याणकारी सरकार, 42 के अंदर है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, 43 के अंदर है 43 के अंदर उचित मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर, 43A के अंदर है उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना, 43B के अंदर है सहकारी समितियों का बढ़ावा। उसके बाद आर्टिकल 44 के अंदर है यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 45 में है शिशुओं और बालाओं की देखभाल, आर्टिकल 46 में है अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्गों का शोषण से बचाव, 47 में है पोषण जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य, 48 के अंदर है वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन, 48A के अंदर है पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण, 49 के अंदर है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण, आर्टिकल 50 के अंदर है न्यायपालिका और कार्यपालिका का प्रतीकरण और 51 का है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ये हमारे डीपीएस पे 36 से लेकर 51 तक। देखो याद करने की ट्रिक देखो, 50 का मतलब है 50-50, 50-50 मतलब अलग अलग कर देना, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग कर देना। 51 का मतलब हो गया 51 रुपये कन्यादान करवा दिए, मतलब शांति होनी चाहिए, सुख शांति के लिए। एक है आर्टिकल 44 यानी कि बराबर दोनों 4-4 यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 40 पंचायत के लिए, 40 को हम पैक करके लिखते हैं ना, तो ऐसे ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण है डीपीएसपी के अंदर जो दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के, ये सारे के सारे आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, पेपर में आजकल इन्हीं से पूछता है। ठीक है, भाग 4 के अंदर ये आते हैं, ध्यान रखना है आपको सारे के सारे। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका वो आएगा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और ये दिया है आर्टिकल 39 के अंदर, अनुच्छेद 39 के तहत आता है ये आर्टिकल 39, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वोमेन। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 9, कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इनकम कमेटी? राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? पीसी मानलोबिस, वी राव, अंबेडकर और DR गुडजिल। देखो सबसे पहली बात तो ध्यान रखो, ये जो कमेटी बनाई थी नेशनल इनकम कमेटी, इसमें 3 मेंबर थे, एक तो थे मानलोबिस, एक वी राव और गुडगिल। तो अंबेडकर तो ऑप्शन से हट जाएगा। प्रश्न ये है कि इन तीनों में से चेयरमैन कौन था? नेशनल इनकम कमेटी का चेयरमैन था कौन? ये कमेटी कब बनाई गई थी? दोनों बात इसमें हम डिटेल में देखते हैं एक बार इसकी। देखो पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था 1949 के अंदर, प्रोफेसर पीसी मानलोबिस की अध्यक्षता में, और प्रोफेसर DR गुडगिल और प्रोफेसर वी राव इसके सदस्य थे। कब गठन हुआ था? 1949 के अंदर। प्रश्न पूछा था इसका चेयरमैन कौन था, इस मीटिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे पीसी मानलोबिस। पीसी महालनोबिस ये इसके अध्यक्ष थे, और 2 सदस्य कौन थे? DR गुडगिल और वी राव। ये 2 इसके मेंबर थे चेयरमैन के साथ, टोटल 3 मेंबर थे इसके अंदर। पहली राष्ट्रीय आय समिति कब गठन हुआ था? 1949 के अंदर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, पीसी महालनोबिस। उसके बाद आगे दिया है प्रश्न नंबर 10, और प्रश्न नंबर 10 दिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है ये। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑन विच थ्योरी द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड? मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी किस पर आधारित है? कंज्यूमर थ्योरी, प्रोड्यूसर्स थ्योरी, नेशनल इनकम थ्योरी या फिर इन्वेस्टमेंट थ्योरी? जो स्टडी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ये किस थ्योरी पर आधारित है? तो ये आधारित है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, नेशनल इनकम थ्योरी पर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, कौन सा बैंक भारत की बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली का प्रभारी है? जो इंचार्ज है इंडियन बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम का, यानी कि भारत का प्रधान बैंक कौन सा है, सबसे हेड जो सभी बैंकों की निगरानी करता है, तो वो बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखो,
एकदम शुरू से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों में से कौन सा सही क्रम है। देखो सीक्वेंस दे रखी है भाई राष्ट्रपतियों की, तो ये बताना कि कौन सा पहले पे आया था, कौन सा दूसरे पे। अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, इनकी सीक्वेंस के हिसाब से बताना है। सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन। ये चार अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इसमें से बताना है कौन से राष्ट्रपति पहले आए थे, कौन बाद में आए थे। तो सबको पता है भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जिस ऑप्शन में पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो ले लो पहले। तो देखो इसके अंदर नहीं है पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि इसमें दूसरे नंबर पर दे रखा है। ठीक है, इसके बाद पहले वाले ऑप्शन में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरे नंबर पर दे रखा है, तो मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो कट गया, क्योंकि भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो इसमें कट जाएगा, राजेंद्र प्रसाद दूसरे नंबर पर दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जो दूसरे पर बने थे वो बने थे राधाकृष्णन। तो ऑप्शन बी और डी एक जैसे हैं। एक बार हम डिटेल में बता देते हैं आपको कौन कब बना था। देखो ये है लगातार कार्यकाल। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 1950 से लेकर 62 तक। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे 1962 से 67 तक। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे 1967 से 1969 तक। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी बने थे 1977 से 1982 तक। ये चार राष्ट्रपति दे रखे उनका कार्यकाल। पहला, दूसरा, तीसरा आपको याद रखना। पहले राजेंद्र प्रसाद थे, दोबारा राधाकृष्णन बने थे और तीसरी बार बने थे जाकिर हुसैन। लगातार बने हैं ये एक साथ क्रम में, ये तीनों। तो ये तीनों अगर याद रहेंगे तो चौथे पर कोई भी वो चौथे नंबर पर ही आएगा, बीच में कहीं नहीं घुसेगा। ठीक है, अगर इनके बारे में एक एक चीज और पढ़ें तो देखो, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। संविधान सभा 1946 के चुनाव के बाद राजेंद्र प्रसाद ने केंद्र सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया था। जब 1940 में संविधान सभा बनी थी, जब मंत्री परिषद जो बने थे, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या डिपार्टमेंट मिला था? खाद्य और कृषि मंत्री। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। खाद्य और कृषि मंत्री कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे ये भारत के। 26 जनवरी 1950 को इनको भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया था। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे, डिप्टी प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है राधाकृष्णन जी की जयंती के ऊपर। इन्होंने 13 मई 1962 को कार्यभार ग्रहण किया था। उसके बाद अगला बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये एक भारत के इकोनॉमिस्ट और राजनीतिज्ञ थे। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने और भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है उसके सह संस्थापक भी थे। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी है, इसके सह संस्थापक भी थे ये चीज ध्यान रखनी है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, पर में आ चुका प्रश्न। जाकिर हुसैन 1967 में इन्होंने कार्यकाल ग्रहण करा था। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी ये 7वें नंबर पर थे, 1977 के अंदर बने थे ये। 1977 में इन्होंने कार्यभार ग्रहण करा था। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर राधाकृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन, उसके बाद जो भी हो सारा चौथा 5वें नंबर पर आएगा। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ देखो, पहले बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर एस राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन और चौथे पर थे वीवी गिरी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ये एकदम सीक्वेंस के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 करके टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। काफी सारा स्टडी मटेरियल, काफी सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलने वाली है। प्रश्न नंबर 13 है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे किस दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर, 5 जून, 21 मार्च या फिर 1 जुलाई को? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे किस दिन मनाया जाता है ये आपको इसमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 13 का जो उत्तर है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, ये मनाया जाता है 21 मार्च को। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 14 और इसमें दिया है, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? Which one of the following soil in India is formed due to the weathering of basaltic lava? बेसाल्टिक लावा जो है उससे कौन सी मृदा का निर्माण हुआ है भारत के अंदर? ऑप्शन है लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और एलोवियल सॉइल।
लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो जो बेसाल्टिक लावा से जो मिट्टी बनी है वो है काली मिट्टी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 15 दिया है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। देखो यजुर्वेद के दो भाग है, शुक्ल और कृष्ण, तो इसने पूछा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है। वाजस्नेयी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय या काठक। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है वो है वाजस्नेयी। वाजस्नेयी, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 दिया है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख किस रूप में मिलेगा। यानी कहां पर किस किताब के अंदर ये लिखा है कि मौर्य समाज 7 भागों में बटा हुआ था। स्पेशल मेंशन अबाउट डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इन 7 क्लासेस फाउंड इन। कहां पर इस चीज का जिक्र मिलेगा, मौर्य समाज है वो 7 हिस्सों में बटा हुआ था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेखों में, पुराणों में या फिर मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। तो जो मौर्य समाज 7 हिस्सों में बटा हुआ था, ये बात लिख रखी है मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अंदर। देखो इंडिका किसने लिखी थी, मैगस्थनीज ने, चीज ध्यान रखना आपको। एक क्वेश्चन तो इस उत्तर के अंदर ही दिया हुआ है और इसके अंदर बता रखा मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में कि मौर्य समाज जो है वो 7 अलग अलग भागों में बटा हुआ था। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। प्रश्न नंबर 17 है, हरियाणा की भूस्थिति और जलवायु का निर्धारण किस काल में हुआ था। इन विच पीरियड वाज द जियोग्राफिकल लोकेशन एंड क्लाइमेट ऑफ हरियाणा डिटरमाइन। हरियाणा की भूस्थिति और जलवायु का निर्माण किस काल में हुआ था। ऑप्शन है मेसोजोइक काल, कैनेजोइक काल, आइजोइक काल या फिर पैलेजोइक काल। किस काल के अंदर हुआ था ये आपको इसके अंदर बताना है। तो वो आया था कैनेजोइक काल के अंदर। हरियाणा का जो वातावरण का जो निर्माण हुआ था भूस्थिति का, वो हुआ था कैनेजोइक काल के अंदर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का। प्रश्न नंबर 18 है, भगवानपुर कहां पर है ये, कुरुक्षेत्र के अंदर। भगवानपुर स्थल कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन गलत है। विच स्टेटमेंट रिलेटेड टू भगवानपुर साइट कुरुक्षेत्र इज इनकरेक्ट। गलत वाली आपको बताने, गलत कौन सी है। भगवानपुर से हड़प्पा और चित्रित ग्रे वेयर संस्कृति का ओवरलैप मिलता है, बिल्कुल सही है भाई। मृद भांड मिले हैं चित्रित ग्रे अलग अलग कलर के, ठीक है। भगवानपुर कुरुक्षेत्र से चित्रित धूसर मृद भांड वैदिक लोगों से संबंधित माना जाता है। भगवानपुर से सफेद, काले और आसमान के रंग की कांच की चूड़ियां मिले, ये तीनों बात सही है। भगवानपुर से सोने की गिन्नी और सिक्के प्राप्त हुए, ये नहीं मिले भाई। वहां से भगवानपुर से सोने की सिक्के वगैरह कुछ नहीं मिला। तो भगवानपुर के बारे में जो ऑप्शन डी दे रखा वो कथन गलत हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका, ऑप्शन डी, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा जो गलत दिया है। आगे है प्रश्न नंबर 19, महेंद्रगढ़ का किला किसने बनाया था। महेंद्रगढ़ के अंदर एक किला है वो किसने बनवाया था। महेंद्र सिंह, तात्या टोपे, महाराजा रणजीत सिंह या फिर माधो सिंह। देखो ट्रिकी प्रश्न है। महेंद्रगढ़ के अंदर किला और ये बनवाया था तात्या टोपे ने। तात्या टोपे ने ये बनवाया था। एक राजा हुए थे नरेंद्र सिंह और उनका बेटे का नाम था महेंद्र सिंह, उसके नाम पर महेंद्रगढ़ नाम पड़ा। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था, कानोड़, समझ रहे हो। कानोड़ से इसका नाम महेंद्र किसने रखा, महेंद्रगढ़ रखा। एक राजा नरेंद्र थे, उसके बेटे का नाम था महेंद्र, उसके नाम पर महेंद्रगढ़ नाम रखा। लेकिन जो किला है महेंद्रगढ़ के अंदर ये बनवाया था तात्या टोपे ने। तात्या टोपे ने महेंद्रगढ़ में किला बनवाया था। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, तात्या टोपे। प्रश्न नंबर 20 दिया है, प्राचीन गुंबद किस जिले में है। एंशिएंट गुंबद, मेवात, पानीपत, नारनौल, पलवल। देखो एक प्राचीन गुंबद है हिसार के अंदर। कहां पर है, हिसार के अंदर है। लेकिन एक है पलवल के अंदर भी। अगर ऑप्शन में हिसार ना मिले आपको, भाई हिसार हो तो आपको पहले हिसार लगा के आना। अगर हिसार ऑप्शन में नहीं है तो आपको पलवल लगा के आना है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। प्राचीन गुंबद कहाँ आएगी फिर, पलवल के अंदर आएगी।
क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900 करके। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है नॉलेज हब। काफी सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिलेगा, काफी सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आगे है प्रश्न नंबर 21, और प्रश्न नंबर 21 में दिया है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI कहाँ पर है? ये करनाल के अंदर है। इससे संबंधित कौन सा कथन गलत है? देखो हमें इसका गलत कथन बताना है। 4 स्टेटमेंट दे रखी है, हमें इसमें से बतानी है कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी सही है। CSSRI सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, हमें इसके बारे में बताना है कि कौन सा जो कथन है वो इसमें गलत दिया है। हमें वो बताना कौन सा गलत है इसमें से। पहली स्टेटमेंट है कि इसकी स्थापना मार्च 1969 को हिसार में हुई थी। मार्च 1969 को हिसार के अंदर हुई थी। दूसरा है कि अक्टूबर 1969 में इसे करनाल के जरीफा वीरा गांव में स्थानांतरित किया गया। तीसरा है कि इसकी स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। पांचवा है कि हरियाणा राज्य में मृदा लवणता को दूर करने में ऑस्ट्रेलिया देश सहायता कर रहा है। देखो CSSRI के बारे में देखो, इसकी स्थापना मार्च 1969 में हिसार में हुई थी, बिल्कुल सही दे रखा है ये भी। उसके बाद इसको करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसको फिलहाल ये अब करनाल के अंदर है, स्थापना हुई थी इसकी हिसार के अंदर, फिलहाल एक करनाल के अंदर, ठीक है। और ये चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत हुए थे, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी चौथा स्टेटमेंट दे रखे कि हरियाणा राज्य में मृदा लवणता को दूर करने में ऑस्ट्रेलिया सहायता करे, ये गलत है, ये इसके अंदर गलत दिया गया है। यानी कि केवल जो चौथा पॉइंट है वो गलत है, ओनली पॉइंट नंबर 4 जो है वो गलत दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है जोग सागर किसने लिखा? जोग सागर किसने लिखा? गुलाम कादिर जिलानी, शिवनारायण शास्त्री, पंडित हरिदत्त शर्मा, ठाकुर देशराज। जोग सागर लिखा गुलाम कादिर जिलानी, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का। प्रश्न नंबर 23 है हरियाणा वक्फ बोर्ड की स्थापना कब हुई? हरियाणा वक्फ बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1 अगस्त 2003 को, 1 अगस्त 2003 को। प्रश्न नंबर 24 हरियाणा में किस त्योहार में विभिन्न आकृतियों की मिट्टी की बनी भंगूर आकृतियों को अविवाहित लड़कियों द्वारा मातृ देवी के रूप में पूजा जाता है? किस त्योहार में अलग अलग आकृतियां बनाई जाती है मिट्टी की, उनको मातृ देवी के रूप में पूजा जाता है अविवाहित लड़कियों के द्वारा? तीज, गणगौर, सांझी या फिर होली? तो यह है सांझी। किसको? सांझी, ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा ये। प्रश्न नंबर 25 दिया है किस जगह पर हर साल चैत चौदस का मेला लगता है और इस मेले में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं? चैत चौदस का मेला कहाँ लगता है? गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पेहवा? तो ये लगता है पेहवा के अंदर। देखो डिस्ट्रिक्ट इसका कुरुक्षेत्र ही आएगा, लेकिन जगह का नाम अलग से दे दिया पेहवा, तो पेहवा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी करके। चैत चौदस का मेला पिंडदान होता है यहाँ पर पेहवा के अंदर लगता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26 है पेप्सो, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, इसका गठन कब और किन रियासतों को मिलकर किया गया था? पेप्सो की फुल फॉर्म देखो, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, इसका गठन कब और किस किस रियासत को मिलाकर किया गया था? ठीक है, तो पेप्सो की पहली बात ध्यान रखो, पेप्सो की स्थापना कब हुई थी पहले तो ये बताना हमें। पेप्सो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1948 के अंदर, 5 जुलाई 1948 को पेप्सो की स्थापना हुई थी। इसमें था पटियाला रियासत, जींद, नाभा, कपूरथला, मलेरकोटला, नालागढ़, फरीदकोट और कलसिया, ये रियासतें मिलकर पेप्सो की स्थापना हुई थी पंजाब ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन से। ठीक है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन ये पेप्सो है, और ये इसके दे रखे 5 जुलाई 1948 को। पटियाला, जींद, नाभा, कपूरथला, मलेरकोटला, नालागढ़, ये सारे इसके अंदर शामिल थी रियासतें। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का।
प्रश्न नंबर 27 है कि हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी ओम प्रकाश करहाना किस खेल से जुड़ा है? ओम प्रकाश करहाना, और यह है शॉर्ट पुट से। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, हरियाणा में स्थित किस संत की मजार को स्थानीय लोग हुमायूं मस्जिद भी कहते हैं? एक मजार है किस संत की जिसको हुमायूं मस्जिद भी कहा जाता है, हरियाणा के अंदर है? शेख फरीद की मजार, संत मीर शाह की मजार, गुलाब शाह की मजार या गुलाम भीख की मजार? हुमायूं मस्जिद किसे कहा जाता है? हरियाणा के अंदर एक मजार है, उसको कहते हैं, और यह है संत मीर शाह की मजार को। संत मीर शाह की मजार को। आपको यह बताने, संत मीर शाह की मजार किस जगह पर है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? ये करनाल में है, ये कुरुक्षेत्र में है, ये हिसार में है, कहां पर है ये संत मीर शाह की मजार? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न नंबर 29, हरियाणा के राज्यपाल श्री BN चक्रवर्ती के भाषणों को हरियाणा जनसंपर्क विभाग किस नाम से प्रकाशित करता था? जो DPR था हरियाणा का, DIPR, ये जो हरियाणा के गवर्नर थे BN चक्रवर्ती, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, ठीक है, 1967 में बने थे, 10 साल के तकरीबन इनका कार्यकाल रहा था हरियाणा में। तो इनके जो भाषण होते थे ना, उनको किस नाम से प्रकाशित होते थे? इनके भाषण को DPR जो विभाग हो प्रकाशित करता था, किस नाम से? राज्यपाल अभिव्यक्ति, हरियाणा की वाणी, राज्यपाल भाषण, या फिर हरियाणा लोक दर्शन? हरियाणा के गवर्नर जो थे BN चक्रवर्ती, इनके जो भाषण थे किस नाम से प्रस्तुत होते थे? राज्यपाल भाषण के नाम से। राज्यपाल भाषण के नाम से, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 30 है, नाडा साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? ये पंचकुला के अंदर। नाडा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे पर है? नाडा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे है? घग्गर साहिब या फिर यमुना? तो वो है घग्गर नदी के किनारे। नाडा साहिब गुरुद्वारा है पंचकुला के अंदर, और किस नदी के किनारे पर है? घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 करके। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आगे है प्रश्न नंबर 31, हरियाणा में गौवंश संरक्षण और संवर्धन हेतु कितने विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं? गौवंश संरक्षण और संवर्धन हेतु कितने विशेष न्यायालय हरियाणा में स्थापित किए गए हैं? 2, 3, 4, 5? तो ये किए गए हैं 3। ऑप्शन बी इसका उत्तर 3 नहीं भाई 4 किए गए हैं। कितने हैं? 4। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा इसका। कितने विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं? 4 किए गए हैं। प्रश्न नंबर 32 है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 ग्राम सचिव के पद का वर्णन किस धारा में किया गया है? जब सेक्रेटरी लगे हैं ना, ग्राम सचिव लगे हैं, तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में ग्राम सचिव का वर्णन किया गया है? तो वो किया गया धारा 14 के अंदर। धारा 14 के अंदर ग्राम सचिव का वर्णन किया गया। जो लगे थे ना भी CT के पेपर से ग्राम सचिव, उनका वर्णन है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994, उसके अंदर धारा 14 के अंदर ग्राम सचिव का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 33 है कि हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ हरियाणा पॉपुलेशन के हिसाब से अंबाला, हिसार, गुड़गांव या फिर रोहतक? तो सबसे बड़ा जो मंडल है जनसंख्या हिसाब से वो है हिसार। हिसार, फतेहाबाद, ये 3-4 इसके अंदर शामिल है जिले। तो सबसे बड़ी जनसंख्या सबसे ज्यादा किस मंडल की है? हिसार मंडल की है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 33 का। प्रश्न नंबर 34 है कि हरियाणा की थापना नदी से संबंधित कौन सा कथन सही है? थापना नदी, आदों ने तो नाम ही पहली बार सुना होगा। थापना नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह राज्य की सबसे छोटी नदी है, बिल्कुल सही बात है। हरियाणा की सबसे छोटी नदी है थापना नदी। यह नीली नदी और ग्रीन जोन की नदी कहलाती है, बिल्कुल सही है। प्रदूषण रहित नदी है, ये ग्रीन जोन की नदी कहलाती है। यह पंचकुला से हरियाणा में प्रवेश करती है, ये गलत है खाली इसका। यह पंचकुला से प्रवेश नहीं करती।
केवल 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। थापना नदी नीली और ग्रीन जोन की नदी है, हरियाणा की सबसे छोटी नदी है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, सावधान समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? एक समाचार पत्र है सावधान, ये कहां से प्रकाशित होता है? भिवानी, रेवाड़ी, हिसार या फिर रोहतक? तो सावधान समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। प्रश्न नंबर 36 दिया है, गागरवाला, मनोकामना और तारोवाला, ये 3 प्रसिद्ध मंदिर और सरोवर हरियाणा के किस स्थान पर है? गागरवाला, मनोकामना और तारोवाला मंदिर और गुरुद्वारा सरोवर है, ये किस स्थान पर है? आदिबद्री, संढोरा, पिहोवा या फिर बिलासपुर? गागरवाला, मनोकामना और तारोवाला, ये है संढोरा के अंदर। संढोरा, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। संढोरा शहर के अंदर है ये। प्रश्न नंबर 37 देखो, हरियाणा में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध कब से लागू है? देखो अभी कुछ दिन पहले फिर इन पर बैन बढ़ाया गया था, गुटखा और पान, हालांकि सब कुछ चल रहा है वैसे ही, लेकिन सरकार ने फिर बैन बढ़ा दिया अब इनके ऊपर। तो ये कब से लागू किया गया था? ये किया गया था 15/8/2022 से, 15 अगस्त 2012 से, 22 नहीं 12 से, 15 अगस्त 2012 से हरियाणा में गुटखा और पान मसाला पर बैन लगा रखा है, खुले में नहीं बेच सकते आप। कागजों में लगा हुआ ये बैन, ये भी ध्यान रखना, सिर्फ कागजों के अंदर, 15/8/2012 के अंदर। प्रश्न नंबर 38 है, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण HRDA, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनकी फुल फॉर्म याद रखना, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी HRDA किस वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता के लिए शुरू किया गया था? यानी कि HRDA का गठन कब किया गया था? पहले बात तो काम क्या है इसका, फाइनेंशियल मतलब पैसे की जरूरत होगी तब इसके काम लेते हैं। हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी की कब स्थापना हुई थी इसकी? 2007-8 के अंदर, 2007-8 के अंदर। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 38 का। प्रश्न नंबर 39 है, प्रोफेसर दर्शन लाल जैन राज्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार का क्या उद्देश्य है? एक पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोफेसर दर्शन लाल जैन के नाम से, तो इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है तो ये काम आएगा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करने के लिए। प्रोफेसर दर्शन लाल जैन जो पुरस्कार है ये किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। ये उन लोगों को मिलता है जो पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उन लोगों को इसमें सम्मानित किया जाता है इस पुरस्कार से। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। आगे दिया है प्रश्न नंबर 40, किस हरियाणवी को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 से किस हरियाणवी को सम्मानित किया गया है? कमलेश शर्मा, पूनम गुप्ता, रेणु सांगवान या आरुषि मलिक? तो वो है रेणु सांगवान। रेणु सांगवान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का। प्रश्न नंबर 41, हरियाणा सरकार ने किस जिले के राजकीय महाविद्यालय का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखने का फैसला लिया है? एक गवर्नमेंट कॉलेज है किस डिस्ट्रिक्ट का, उसका नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखने की कोशिश कही है हरियाणा सरकार ने। जींद, पलवल, चरखी या हिसार? तो यह है हिसार के अंदर। आगे से प्रश्न आएगा गुरु गोरखनाथ कॉलेज कहां पर है? तो हिसार के अंदर। गवर्नमेंट कॉलेज उसका नाम बदल कर रख दिया गुरु गोरखनाथ, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 देखो, यकृत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लीवर इज इनकरेक्ट? देखो गलत वाली बतानी है। 4 स्टेटमेंट दे रखी होंगी, 3 स्टेटमेंट सही है, एक गलत है, वो आपको बतानी गलत कौन सी है। लीवर के बारे में, यकृत के बारे में, यह उदर के ऊपरी भाग के बाईं ओर स्थित है, ये पहली गलत दे रखी है। लीवर जो है वो हमारे पेट के बाईं नहीं, राइट हैंड साइड है, दाएं साइड। लीवर जो यकृत जो है ये हमारे पेट में बाएं नहीं दाएं साइड है।
पहला ही कथन इसमें गलत दिया है। दूसरा पढ़ो, यह पीत रस को स्रावित करता है जो पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है। बिल्कुल, ये बाइल जूस को स्क्रेट करता है, पीत रस को, और ये गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। जो पीत रस कहां पर इकट्ठा होता है? गाल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, पित्ताशय के अंदर पीत रस कहां से निकलता है? ये लीवर से निकलता है। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये भी बिल्कुल सही दिया है, और ये लाल भूरे रंग की एक ग्रंथि है। स्टेटमेंट बी, सी और डी ये तीनों सही है। ए वाली जो है वो गलत दे रखी है। तो इसमें पूछा था गलत कौन सी है, तो ये और ए वाली जो दे रखी गलत है। ये लेफ्ट साइड में नहीं आएगा, ये आएगा राइट साइड के अंदर, पेट के ऊपर दाहिने हाथ की तरफ होता है। ये ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता? जंतु कोशिका के अंदर कौन सा मौजूद नहीं होता? देखो, जंतु कोशिका के अंदर राइबोसोम भी होता है, लाइसोसोम भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। लेकिन प्लास्टिसाइड जो है ये जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल के अंदर नहीं पाए जाते। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। प्लास्टिसाइड जो है वो एनिमल सेल्स के कोश नहीं पाए जाते। ऑप्शन बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 44। लिपिड यानी कि वसा किससे बने होते हैं? लिपिड्स किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल या फिर दोनों से? लिपिड जो बने होते हैं वो होते हैं फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल से। फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल से, यानी कि बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। लिपिड जो फैट्स होती है किससे बनी होती है? फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल से। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, बोथ बी एंड सी। आगे है प्रश्न नंबर 45। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? Who explained the evaluation of life? न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन और लेमार्क। जैव विकास के बारे में सबसे पहले किसने समझाया था? लेमार्क ने। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का, लेमार्क। आगे है क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? प्लांट हार्मोन जो पेड़ पौधों में पाया जाता है वो हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन हमारे शरीर में है, एस्ट्रोजन मेल हार्मोन है, थायरॉक्सिन भी पाया जाता है, साइटोकिन, साइटोकाइनिन जो हार्मोन है ये प्लांट हार्मोन है। प्लांट हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो आएगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 46 का। आगे है प्रश्न नंबर 47 और इसमें दिया है मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली टोमोग्राफी के बारे में कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? Which of the following type is used by computed tomography employed for visualization of the internal structure of human body? जो मानव का शरीर है उसकी आंतरिक संरचना को लिए किस टोमोग्राफी का प्रयोग करते हैं? किस चीज का हम प्रयोग करते हैं? एक्सरे का, मैग्नेटिक रेजोनेंस का, साउंड वेव्स का या फिर रेडियो आइसोटोप्स का? किसका प्रयोग हम करते हैं मानव के शरीर के जो अंदर की संरचना है उसको देखने के लिए? तो हम जो जनरली करते हैं वो करते हैं एक्सरे का। आपने शरीर का कोई भी अंग का एक्सरे करवाते तो उसके अंदर की संरचना दिखाए तो भाई हड्डी टूटी हुई है या इसके शरीर में कहाँ क्या हो रखा है। तो एक तो होता है एक्सरे और एक होता है सीटी स्कैन वगैरह जो करवाते हैं ये। ठीक है, एक्सरे ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 47 का। प्रश्न नंबर 48 दिया है आगे, ग्रेफिन क्या होता है? ग्रेफिन, ग्रेफिन क्या होता है? कार्बन की मिश्र धातु, अलॉय ऑफ कार्बन, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, कार्बन का समस्थानिक यानी कि आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो ग्रेफिन क्या होता है? ग्रेफिन होता है कार्बन का नैनो स्ट्रक्चर, कार्बन का नैनो स्ट्रक्चर, नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, ये क्या होता है? ग्रेफिन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बना है? स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बना है? स्टेनलेस स्टील को हिंदी में क्या बोलते हैं? इस्पात। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बना है? आयरन और निकल से,
आयरन और क्रोमियम से, कॉपर और क्रोमियम से, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये किससे मिलकर बना है? स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बना है, ये आपको इसमें से बताना है। देखो स्टेनलेस स्टील 3 चीजों से मिलकर बनता है, आयरन, क्रोमियम और कार्बन। किस किस से मिलकर बनता है ये? आयरन, क्रोमियम और कार्बन, इन तीनों का मिक्सचर होता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, आयरन, क्रोमियम और कार्बन का। तो इसके अंदर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं जिसके अंदर कार्बन दिया है, इसका मतलब सारे ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। लेकिन आपको ध्यान रखना है आयरन, क्रोमियम प्लस कार्बन, ये इन तीनों का मिक्सर होता है स्टेनलेस स्टील। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। आयरन, क्रोमियम और कार्बन का मिक्सचर होता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर निकल के अलावा ना इसके अंदर कुछ मात्रा में निकल भी होता है, ये भी ध्यान रखना। क्रोमियम है ना, इसके साथ निकल मिक्स होता है 18%। इसके अलावा देखो मेन जो ऑप्शन में आएगा उसमें तो आपको करना है आयरन, क्रोमियम प्लस कार्बन, लेकिन इसके अंदर निकल भी पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टेनलेस स्टील के अंदर आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन, क्रोमियम ना सॉरी इसके अंदर निकल भी पाया जाता है, ध्यान रखना आपको। प्रश्न नंबर 50 दिया है, आणविक संरचना के बारे में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर? किसी भी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कौन सा कथन सही है? एटम के कथन के बारे में कौन सा कथन सही है, ये हमें इसमें से बताने हैं। पहला दिया है, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, ये गलत है। भी कोई भी एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, तो इसके बाहर चक्कर कौन लगाता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस है उसके बाहर चक्कर लगाता है हमेशा इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर पाया जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कोई भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा दे रखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, नहीं, न्यूक्लियस में आएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इसके बाहर चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन। तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते तथा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये सही है। ऑप्शन सी इसमें सही दिया है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो उसके न्यूक्लियस के अंदर पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 50 का। प्रश्न नंबर 51 दिया है आगे, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुकता है, इसका क्या कारण है? जैसे हम बस में बैठे हैं, ट्रेन में, किसी भी व्हीकल में बैठे, अचानक से वो चलता है तो हमारा शरीर है वो एकदम से पीछे की ओर जाता है। इसका रिवर्स केस ले लो, जैसे ही कोई व्हीकल वाला ब्रेक अप्लाई करता है, ब्रेक मार दिया, कोई चीज चल रही है उस पर अचानक ब्रेक मार दिया, तो हम सारे एकदम से आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ऐसा क्या चक्कर है? ब्रेक मारेंगे तो सारे आगे चले जाते हैं, और एकदम से चलना स्टार्ट करते हो सारे पीछे की तरफ। क्योंकि हमारा जो शरीर है, देखो जब गाड़ी चल रही है तो हमारा शरीर मोशन के अंदर है, तो अचानक से ब्रेक मारेगा तो सारा शरीर रेस्ट पोजीशन में आएगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि सारे के सारे हम एक साथ बैठे हुए हैं, और अचानक से गाड़ी चलेगी तो हमारा शरीर तो रेस्ट में ही था, अचानक से गाड़ी चली तो शरीर को हिलना पड़ा। तो ये है इनर्शिया ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, और अगर गाड़ी के मोशन की बात आती है, भाई गाड़ी चल रही है और अचानक ब्रेक मारा, तब ऑप्शन आएगा इनर्शिया ऑफ मोशन, ये ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थिरता का जड़त्व, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 दिया है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था वाटरमैन ने। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन ने। प्रश्न नंबर 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी? सदिश राशि बतानी है, इनमें से कौन सी है? सदिश राशि आपको बतानी है, इनमें से कौन सी है? टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये तीनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स, डेंसिटी, वो सारे क्या है?
वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, टाइम, स्पीड, ये सारे के सारे क्या है, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये सारे स्केलर क्वांटिटीज होती है। स्केलर क्वांटिटी देखो, इसमें पूछा वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन मैं स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। अदिश राशि के टाइम हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, इसके अलावा टेम्परेचर, इसके अलावा मास, ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटीज होते हैं। डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी होती है। वॉल्यूम हो गया, ये सारे स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल, बचे हुए सारा वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। अगला है प्रश्न नंबर 54, घनत्व का आयामिक सूत्र, डायमेंशन फार्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला आपको बताना है क्या होता है। देखो, डेंसिटी क्या होता है, रो, किसके बराबर होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है, मीटर क्यूब। ठीक है, और मास क्या होता है, एम बड़ा। मीटर वॉल्यूम को किस में बनाते हैं, लीटर एल में, तो एम बटे एल की पावर 3। एल की पावर 3 ऊपर जाएगी तो एम एल की पावर -3, और टी यहाँ पे 0 रहेगा, तो यानी कि ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। डेंसिटी हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास के लिए कैपिटल एम, वॉल्यूम नापते हैं लीटर के अंदर, एल की 3। ये एल की 3 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, एल की -3। टेम्परेचर, टाइम है नहीं, 0 रहेगा टाइम। एम फॉर मास, एल फॉर ये लेंथ के लिए है, टी फॉर टाइम के लिए है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, एम एल की पावर -3, टी की पावर 0। आगे दिया है प्रश्न नंबर 55, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। जो वायुमंडल के अंदर बादल है, किस वजह से हवा में रहते हैं। भाई बादल किसी वजह से तो ऊपर होंगे हवा में, लो प्रेशर, लो डेंसिटी, लो विस्कोसिटी, या फिर लो टेम्परेचर। क्लाउड फ्लोट्स जो है, मतलब कि जो बादल हैं वो एटमॉस्फेयर में किस वजह से होते हैं, क्या कारण है। तो इसका जो प्रमुख कारण है ये है लो डेंसिटी का, निम्न घनत्व का। जो सराउंडिंग की एयर है, जो आसपास की हवा है, उसके हिसाब से जो बादलों की जो डेंसिटी है वो कम होती है। भाई कोई चीज किसी के ऊपर कब तैरती है, उसका घनत्व है। जिसका डेंसिटी कम होगी वो तैरेगी, डेंसिटी ज्यादा होती है वो चीज डूब जाएगी। पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है, क्योंकि डेंसिटी जो है ऑयल की वो कम होती है पानी के कंपैरिजन में। समझ गए, तो इसलिए जो बादलों की डेंसिटी है वो हवा के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए हवा में बादल तैरते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ये सारे थे साइंस वगैरह जिसके सारे कुछ मिलाकर। प्रश्न नंबर 26, और अब हम यहां से प्रश्न करेंगे रीजनिंग के। अब हम रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 56 दिया है, असंगत चुनिए, इनमें से ओड वन आउट बताना है। पौधा, पत्ती, फूल, फल, इन चारों में से क्या अलग है। पौधा, पत्ती, फूल, फल, अलग क्या है इसमें से। देखो, पौधे के हिस्से होते हैं, पौधे के ऊपर लगता है, पत्ती भी होती है, फूल भी होता है, फल भी, तो अलग क्या आएगा इसमें से, पौधा अलग है, क्योंकि ये तीनों चीज तो पौधे का एक हिस्सा है। पौधे के ऊपर पत्ती भी आती है, पौधे के ऊपर फूल भी लगते हैं, पौधे के ऊपर फल भी लगते हैं, तो अलग क्या आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 56 का। प्रश्न नंबर 57 दिया है, अगला बताइए क्या आएगा। अगली संख्या क्या आएगी ये आपको इसमें से बताना है। 0, 6, 24, 60, 120, 210, इसमें से आपको यह बताना है कि अगली संख्या क्या आएगी। तो इसमें पैटर्न देखो, आपको क्या पैटर्न लगेगा, पैटर्न क्या लगेगा इसके हिसाब से आपको यह बताना है पहले तो। देखो, ये 6 का 4 गुना, ये 24 का 2.5 गुना, ये इसका 2 गुना, ये इसका 1.75 गुना, तो यहाँ पे आगे क्या आएगा, यहाँ पे आगे क्या आएगा। तो इसको देखो, ऐसा तो कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं बना, लेकिन ये देखो 0 भी तो है ना, 0 का क्या होएगा, 1 में से 1 घटा दिया। 6 कहाँ से आएगा, 2 का क्यूब -2, 24 3 के क्यूब में से 3 घटा दो, 60 क्या आएगा, 4 का क्यूब -4। समझ रहे हो, पहला क्या है, 1 का क्यूब -1, दूसरा क्या है, 2 का क्यूब -2, 2 का क्यूब हो गया 8, 8 में से 2 गए तो 6। अगला क्या है, 3 का क्यूब -3, 3 का क्यूब होता 27, 27 में से 3 गए तो 60। अगला क्यूब है 4 का क्यूब -4, 64 में से 4 गए तो 60।
5 का क्यूब माइनस 5, 125 में 5 गए तो 120, ऐसे ही 6 का क्यूब, 6 6 36, 216, वहाँ से 6 गए 210। तो लास्ट में क्या आएगा इधर? इधर बचेगा लास्ट में 7 का क्यूब माइनस 7। 7 का क्यूब कितना है? 343, और इसमें से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 336। 7 का क्यूब माइनस 7 करेंगे तो 336 बचेगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3। प्रश्न नंबर 58 है, ये सीरीज दे रखी है और ये मिसिंग नंबर है, ये आपको बताना है इनमें से क्या आएगा। इसमें से क्या आएगा? ठीक है, तो देखो इसमें से पहले देखो है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 दे रखे तो 5 5 की सीरीज बना लो। ठीक है, जितने भी दे रखे हो ना उनकी सीरीज बना लो। 16 दे रखे तो 4 4 की सीरीज 4 बन जाएगी। 15 दे रखे तो 5 5 की 3 बन जाएगी। तो ये 5 5 के हिसाब से अगर हम बनाएंगे तो ये सीरीज बनेगी, यानी कि हर 5 के बाद ये रिपीट करेगा अपने आप को। बी खालिस्तान बी खालिस्तान बी, यहाँ पे भी बी खालिस्तान बी खालिस्तान बी। अब यहाँ पे देखो बी खालिस्तान की जगह क्या रखा? ए, तो इसका मतलब यहाँ भी ए आएगा, यहाँ भी ए आएगा पहले वाले में। फिर आगे बी बी, फिर लास्ट वाला खाली है, मतलब यहाँ भी बी, यहाँ भी बी और यहाँ भी बी। क्या पैटर्न दे रखा है? ये बी ए ट्रिपल बी, ये रिपीट कर रखा है। बी ए ट्रिपल बी ये रिपीट कर रखा है बार बार। तो क्या आएगा? पहले वाले में ए आएगा, दूसरे वाले में बी, तीसरे में ए, चौथे और पांचवे में बी बी, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 58 का। प्रश्न नंबर 59 है, मोहन जहां खड़ा है वहां से 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ जाता है और सीधा 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। वह जहां से चला था वहां से अब कितने किलोमीटर दूर पर है, यह बताना है। देखो इसको क्या करना है, इसको सोल्व करते हैं। इसको पहले तो इस सवाल के लिए हमें डायरेक्शन बना लेनी है ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब देखो 7 किलोमीटर चला नॉर्थ में, यानी कि कोई एक पॉइंट मान लो, नॉर्थ कहाँ हो गया? ऊपर, यहां से चला 7 किलोमीटर। और उसके बाद टर्न टू हिज राइट, ये अपने राइट मुड़ गया और कितना चला? 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर राइट हैंड को मुड़ गया, फिर चला 7 किलोमीटर। देखो पहले ऊपर 7 गया था, अब नीचे 7 आ गया, तो यहां से दोनों के बीच की दूरी कितनी है जो ऊपर दे रखी है? कितनी दूर है? 3 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, 3 किलोमीटर। 7 गया था, 7 ही नीचे आ गया, तो बीच की दूरी कितनी है? 3 है ना, तो 3 ही बचेगी नीचे भी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। देखो क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900 करके। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिलने वाला है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट पीडीएफ, अच्छा सा स्टडी मटेरियल, अच्छी खासी हर सब्जेक्ट की बहुत सारी पीडीएफ वहां पर डाल रखी है। प्रश्न नंबर 60 दिया है, सोनिया का परिचय कराते हुए शास्त्री ने कहा, वह मेरे बेटे की, देखो शास्त्री का बेटा हो गया, उसकी बेटी की माँ है, यानी कि शास्त्री के बेटे की बहू हो गई वो। शास्त्री के बेटे की बेटी की माँ, समझ गया? बेटे के बेटी की माँ, यानी कि इस बेटे की ये बहू हो गई। तो सोनिया शास्त्री की क्या लगेगी? ये उसकी बहू लगेगी, यानी कि डॉक्टर इन लॉ लगेगी। वाइफ तो है ये बेटे की, इसके बेटे की वाइफ इसकी क्या लगेगी? बहू लगेगी। ठीक है, यानी कि शास्त्री जो सोनिया का क्या लगेगा? ससुर लगेगा। शास्त्री जो है वो सोनिया का ससुर लगेगा। अगर बहू की जगह यहाँ पे क्या आएगा? पुत्र वधु, वो सही वर्ड लगेगा, पुत्र वधु। सोनिया क्या लगेगी? पुत्र वधु लगेगी। प्रश्न नंबर 61 का है कथन और निष्कर्ष का। स्टेटमेंट दे रखी है, सम बर्ड्स आर क्लाउड, कुछ पक्षी जो हैं वो बादल हैं। घोड़ा एक पक्षी है, तो घोड़ा इसके अंदर आ जाएगा। ये क्या हो गया? बर्ड्स, ये क्लाउड और ये होश अंदर वाला। पहला है कि कुछ बादल पक्षी हैं, कुछ बादल पक्षी हैं, बिल्कुल ये हिस्सा कॉमन है, बिल्कुल सही है। क्लाउड है वो बर्ड्स हैं। हॉर्स इज नॉट ए क्लाउड, देखो नेगेटिव तो इसमें स्टेटमेंट दे ही नहीं रखी, तो नेगेटिव तो आंसर होगा ही नहीं, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर स्टेटमेंट में नेगेटिव नहीं दे रखा तो आंसर किसी भी कंडीशन में नेगेटिव नहीं होगा। तो मतलब निष्कर्ष 2 गलत है, केवल कंक्लूजन 1 को फॉलो करता है। कंक्लूजन 1 को फॉलो करता है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 61 का।
प्रश्न नंबर 62 दिया है, बच्चों की एक पंक्ति में हरी बाएं से 11वां है और मंजुला दाएं से 17 है। जब वे अपना अपना स्थान बदलते तो हरी बाएं से 13वां होगा, तो मंजुला का दाएं से कौन सा स्थान होगा, ये बताना है। देखो इसके अंदर ये एक लाइन है बच्चों की, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। उसमें क्या कहा है, हरी जो है वो 11वें नंबर पर है लेफ्ट साइड से, यहां से 11वें नंबर पर है हरी, कितने नंबर पर, 11वें नंबर पर, और मंजुला यहां पर है कितने नंबर पर, 17वें नंबर पर, राइट साइड से। अब इन्होंने आपस में पोजीशन बदल ली, यहाँ पर हरी आ गया और यहाँ पर मंजुला आ गई, तो इसने ये कहा है कि हरी का है 13वां नंबर हो गया, अब इधर से आके अब ये 13वां नंबर हो गया। देखो हरी का 13वां नंबर है और मंजुला का इधर से था 17वां नंबर, तो यानी 17 और 13 कितने हो गए, 30, और एक बार ये दोनों कॉमन है, तो क्लास में कितने बच्चे, लाइन के अंदर 29 बच्चे हैं। अब इधर से 13वां नंबर है, पहले इसका 11वां नंबर था, मतलब इन दोनों के बीच में दो ही तो बच्चे हैं। अब ये इधर आएगा, पहले 17 नंबर था, बीच में दो बच्चे और हैं, तो अब कितना नंबर आ गया, 19वां। कौन सा नंबर हो गया अब इसका, 19वां नंबर हो गया मंजुला का राइट साइड से। मंजुला का राइट साइड से जो नया नंबर क्या आ जाएगा, 19वां, क्योंकि पहले इधर से इसका मंजुला का था 17 नंबर, हरी का था 11 नंबर, हरी यहाँ पे आ गया तो 13 नंबर हो गया, यानी कि बीच में कितने बच्चे हैं, सिर्फ दो ही तो बच्चे हैं। अब मंजू यहाँ से जाएगी तो 17, पहले थे दो बच्चे और हैं बीच में, तो कितना नंबर हो जाएगा, 19 नंबर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 62 का। सवाल नंबर 63 का है, 1992 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो ये आएगा 2020, सोल्व करके देख लेना आपको कैलेंडर का। 1992 का जो कैलेंडर है वो किस साल के लिए, देखो पहली बात तो 1992 का जो है ये लीप ईयर का है, तो इनमें से उत्तर जो होगा वो लीप ईयर का होगा, तो 2018 और 2010 तो वैसे ही कट जाएंगे, बचेगा 2016 और 2020, ठीक है। तो 2020 का कैलेंडर है जो 1992 का कैलेंडर के रूप में यूज किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 64 देखो, नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त का चयन कीजिए। भाई हमें सीक्वेंस बनानी है, यात्रा, गंतव्य, भुगतान, सीट नंबर, आरक्षण, आरक्षण के लिए सीट की पर्याप्तता, तो हमें इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस बना के देनी है कि क्या पैटर्न रहेगा इसके अंदर। देखो इसमें सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें जाना कहाँ है, सबसे पहले हम यही टारगेट करके हमें कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाना तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे भाई ट्रेन में सीट है या नहीं है, आरक्षण के लिए सीट है या नहीं है, सबसे पहले ये करेंगे, फिर उसके बाद आरक्षण के लिए सीट देखेंगे, उसके बाद हम सीट बुक करेंगे तो हम पहले पेमेंट करेंगे, फिर हमारा सीट रिजर्वेशन होगा, फिर हमें सीट नंबर मिलेगी और लास्ट में हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। समझ गए, तो प्रॉपर सीक्वेंस बनेगी 2 6 3 5 4 1, यानी कि ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रॉपर एक सीक्वेंस बनानी है। सवाल नंबर 65 देखो, P का अर्थ है गुणा, R का अर्थ है प्लस, T का अर्थ है और S का अर्थ है, तो ये बताओ क्या बनेगा। ये देखो नीचे दे रखा है इसमें, P का अर्थ है गुणा, R का अर्थ है भाग, ये भाग आएगा यहाँ पे, R का अर्थ है भाग, T का अर्थ है जोड़ और S का अर्थ है गुणा, तो ये बताना है क्या बनेगा। 3, T का अर्थ है जमा 4 गुणा 5, R का अर्थ है भाग में 8 माइनस 6, ये बताना हमें क्या बनेगा। ठीक है, ये सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये 8 नीचे आ जाएगा, 4 दूनी 8, ये 5/2 और 3 में से 6 गया तो -3 जमा 5/2, 3 दूनी 6 जमा 5/2, यानी कि -1/2, ये बनेगा ना इसके अंदर, -1/2, यानी कि ऑप्शन डी उत्तर आएगा, इनमें से कोई नहीं, -1/2 इसका आंसर आएगा। इसमें करेक्शन कर लेना है, आर का अर्थ आएगा भाग, टी का अर्थ आएगा जोड़, ठीक है, ये आएगा भाग और ये जोड़ घटा, बाकी सारा सही है। आर का जो अर्थ है वो हमें लेना है डिवाइड का, ठीक है, आर का गलत दे रखा है, यहाँ पे डिवाइड आएगा, उसके बाद हमें सोल्व करना है, तो माइनस का 1/2 बचेगा हमारा, यानी कि ऑप्शन डी उत्तर आएगा इसका, सारे के ऑप्शन गलत हैं। प्रश्न नंबर 66 है, n का प्रथम मान क्या होगा जिससे कि n² + n + 41 एक अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि देखो इसमें हम n की क्या वैल्यू रखें कि ये एक अभाज्य संख्या ना बने,
अब इसको ऑप्शन से करो, यानी की जगह अगर 1 रखेंगे तो 1 जमा 1 जमा 41 कितना बनेगा 43। 43 एक अभाज्य संख्या है, यानी कि इसका मान 1 नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखो n² प्लस n प्लस 41, 10 रखो, 10 दाएं 100 जमा 10 जमा 41, यानी कि 151 बन गया। कितना बन गया 151। तो 151 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, किसी का फैक्टर नहीं है। 20 रखेंगे तो भी, 40 रख के देखो, 40 का स्क्वायर 1600 जमा 40 जमा 41, यानी कि क्या बनेगा 1681। 1681 ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 1681 ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1681 किससे भाग होएगी, 41 से भाग होती है। 1681 41 का मल्टीपल है, ये ध्यान रखना। 1681 क्या होता है, 41 का स्क्वायर होता है 1681। तो इसका मतलब n का क्या मान आएगा, 40 आएगा, जहां पर ये अभाज्य नहीं बनेगा। इस सवाल को ऑप्शन से ही करना बेस्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 करके। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिलेगा। आगे है प्रश्न नंबर 67। दो कर्मचारियों की आय का अनुपात है 7:4, खर्च का अनुपात है 3:1। ये 3:1 है, देखो इंग्लिश में। यदि उनमें से प्रत्येक 48 रुपए प्रति माह बचाता तो उनकी मासिक आय का योग बताओ। उनकी टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम कितनी है, 11 है ना, तो 11 का मल्टीपल आएगा। भाई एक की इनकम 7, एक की 4, तो मतलब उत्तर जो आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। पहले तो इसमें से ये देखो 11 का मल्टीपल कौन कौन सा है। ठीक है, ये 11 से भाग करके देखो, 20 120, 20 120, पहले तो इनको 11 से भाग करके देख लो कौन सा ऐसा है जो 11 से भाग हो रहा है। जब 20 120 को जब हम अगर 11 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या क्या है, 21 150, जब इसको हम 11 से भाग दे के देखेंगे तो ये भी 11 से भाग नहीं जाएगी। अगला क्या है 18 150, जब इसको हम 11 से भाग देंगे ये चला जाएगा पूरा का पूरा, कितने पर 1650 पर। लास्ट संख्या है 21 120, इसको 11 से भाग देंगे तो ये भी, यानी कि देखो ये दो संख्या है जो 11 से भाग नहीं जा रही, तो उत्तर आपका आएगा सी और डी में से। इससे हमने ऑप्शन एलिमिनेशन का फायदा क्या किया, हमारे दो ऑप्शन कट गए, क्योंकि इनका सैलरी का अनुपात दे रखा 7:4 और लास्ट में सैलरी का सम पूछा है। तो 7:4 यानी कि 7 और 4 11 है, तो सम हुआ, तो यानी कि 11 का मल्टीपल आएगा एक। तो अब देखो इनकी सैलरी मान ली हमने 7x और 4x होगी। इसका खर्च का अनुपात है 3 और 1, 3x इसने खर्च कर दिया, x अमाउंट इसने खर्च कर दी, तो इसका कितने रुपए बच गए 4x, और इसके कितने रुपए बच गए 3x बच गए। लेकिन इसने कहा कि दोनों मिलकर बचाते कितना है 48 रुपए पर मंथ, बराबर रुपए बचाते हैं, ये है इसके अंदर। इसमें मेन क्या दिया है कि इनके बचत जो है ना वो बराबर है लास्ट में दोनों की, इनकी बचत हमें बराबर करनी है, मतलब ये 3 और 4 ये हमें बराबर करना है। ठीक है, 3 और 4 का मतलब है इसका एलसीएम क्या आएगा 12 बनाना है, इसको 3 से गुणा करो, इसको 4 से गुणा करो, उसके बाद ये 12 12 बराबर आएगा। या तो फिर ऐसे कर लो इसको 7 4 3 1, नीचे बचेगा कितना 48, 48 एलिगेशन यहाँ से लगा दो, उसके बाद इनकी सीधी इनकम यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ से इनकी सीधी इनकम निकालनी है, उसको 7x और 4x से गुणा करना है, और इनका टोटल जो सम आएगा इनकम का वो आएगा 21 120, यानी कि x का मान जो आएगा वो आएगा 1920। तो एक की है 7x, दूसरे की है 4x, यानी कि 7 और 4 11x, x का मान है 1920। 1920 को जब 11 से गुणा करेंगे तब आएगा 21,120, ये इनकी टोटल इनकम आएगी। सवाल नंबर 68 है, एक टावर की छाया जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है, तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होने से 15 मीटर छोटी होती है, तो टावर की ऊंचाई बताओ। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, ये कोई टावर है, जब इसका कोण 60 डिग्री है और ये आ गया 45 डिग्री,
तो ये घट जाती है कितनी, 15 मीटर। यानी कि दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी दे रखी है, दोनों कोने के बीच की दूरी 15 मीटर दे रखी है। टावर की हाइट जो है x वो हमने बतानी है, ये इसके अंदर करना है। अब देखो ये 45 है तो tan 45 क्या होएगा, लंब बटे आधार बराबर 1, यानी कि ये x तो ये भी सारी x, ये x ये 15 तो ये क्या बचेगी x माइनस 15। अब आगे हमें सोल्व करना है tan 60 का फार्मूला लगा के। tan 60 कितना होता है, √3 बराबर लंब बटे आधार। यहाँ से x का मान निकालना है जोड़ घटा गुणा भाग करके, ठीक है। और x का मान आएगा 35.5, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 69 दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ है 168, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर है 120, पहली संख्या 72 है तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। पहली संख्या 72 है तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ दे रखा है, एलसीएम प्लस एचसीएफ दे दिया 168, एलसीएम माइनस एचसीएफ दे दिया 120। यहाँ से काटेंगे, एलसीएम एच से एच कट गया, 2 एलसीएम कितना बच गया, ये जोड़ेंगे तो 8 8 288, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा 144। एलसीएम कितना हो गया यहाँ से 144, 144 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से एच का मान कितना आ जाएगा, 168 में से 144 गए तो 24। अब सवाल बन गया एचसीएफ है 24 और एलसीएम है 144, एक संख्या है 72 तो दूसरी संख्या बताओ। एलसीएम 144, एचसीएफ 24, पहली संख्या 72, दूसरी संख्या बताओ। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ गुणा में दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 144 गुणा में 24 बटे 72, 72 दूनी 144, 24 दूनी 48, समझ गए। क्योंकि एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं की गुणा होती है। पहले हमने एलसीएम निकाला 144, एचसीएफ निकाला 72, तो एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं की गुणा। एक संख्या 72 दे रखी, दूसरी कितनी आ जाएगी 48। सवाल नंबर 70 दिया है, सोमराज ने 11,550 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती किया जाता है। यानी कि चक्रवर्ती ब्याज की दर से उसने पैसे लिए थे 11,550 रुपए। उसने पूरी राशि 2 बराबर किस्तों में चुका दी, प्रत्येक किस्त का मूल्य बताएं। 2 किस्तों में उसने पैसे उतारे, दोनों किस्त बराबर दी है उसने, तो ये बताओ कि किस्त कितने रुपए की थी। किस्त दोनों जो है वो है बराबर, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, दोनों किस्त बराबर उसने दी है। तो अब इसमें देखो क्या करना, हमें दर दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा 10%। 10% का मतलब क्या हो गया, 10 से 11, 2 साल के लिए है। चक्रवर्ती ब्याज है तो अगले साल क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 का क्या हो जाएगा 121। उसने कहा है कि दोनों किस्तें बराबर हैं, ठीक है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट दी है तो दोनों किस्तें बराबर हैं। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, यानी कि ये हमारी किस्त है। तो पहली किस्त 10 से 11 की गई थी, दूसरी 100 से 121 की गई है। तो दूसरी किस्त 121 की गई है तो पहले वाली किस्त भी 121 की बनाएंगे, तो 11 से गुणा करेंगे दोनों साइड, तो ये कितना हो जाएगा 110, और ये 11 11 121। अब दोनों किस्त बराबर आ गई 121 121 की। रुपए टोटल कितने हो गए, 110 ये हो गए, 100 ये हो गए, टोटल कितने रुपए हो गए 210 रुपए। टोटल उधार कितने रुपए की हो गई 210 रुपए की हो गई। लेकिन उसने उधार लिए कितने हैं 11,550, यानी कि 210 की वैल्यू कितनी है 11,550 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11,550 बटे में 210, इसे काट दो, 21 से काटेंगे तो 21 पांचू 105 और 21 पांचू 105, 55 पे ये कट जाएगा, ठीक है। यानी कि उसने पैसे लिए हैं वो 55 गुना है, 210 का 55 गुना। तो किस्त कितनी दे रखी है 121 की एक किस्त है ना, इसका भी 55 गुना हम करेंगे, तो 121 को जब 55 से गुना करेंगे तो आएगा 6655 रुपए। तो हमारी दोनों किस्तें कितने रुपए की हो जाएगी 6655 रुपए की। देखो 10 से 11 हुआ था, अगले साल हो गया 100 से 121। चक्रवर्ती ब्याज अगर 3 साल का होता तो 1000 से 1331, इनका क्यूब कर देते। ये 100 से 31 का मतलब क्या है 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर 2 साल के लिए। 3 का होता तो पावर 3 हो जाती, 4 का होता तो पावर 4 हो जाती। 10 से 11 तो 100 का 121, किस्त बराबर है तो इसको भी 121 बनाएंगे, तो इसको भी 11 से गुणा करेंगे, कितना आ गया 110। और इधर पहले दूसरे साल कितना रुपए 100 रुपए, यानी कि टोटल रुपए कितने हैं 210 रुपए।
210 का मैंने दे रखा 1155, कितना गुना है ये 55 गुना, तो किस्त पे कितनी हो जाएगी 55 गुना 6655 रुपए, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। आगे देखो सवाल नंबर 71, 10x प्लस कोट एक्स बराबर 4 है तो सीकेंड स्क्वायर प्लस कोसिकेंड स्क्वायर का मान बताओ। एक चीज ध्यान रखना, टेन स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ऐसे ही सेम कोसिकेंड स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। हम पहले यहाँ पे देखो, पहले तो दोनों को 10 में बना लो, 10x प्लस कोट एक्स कितना होता है 1/10x बराबर 4, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, नीचे 10x एलसीएम आ जाएगा बराबर 4, और ये 10x इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 4 10x, 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, यानी कि सीकेंड स्क्वायर एक्स का मान कितना आ गया 4 10x, किसके बराबर आ गया 4 10x के बराबर आ गया सीकेंड स्क्वायर का। अब इसको कोट में बदल लो सारे को, तो 10 क्या हो गया 1/कोट प्लस में कोट बराबर 4, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर 4 कोट एक्स, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो गया कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये कोसिकेंड स्क्वायर एक्स भी किसके बराबर आएगा 4 कोट एक्स के बराबर आएगा। आ गया, दोनों में 4 को मान लो, अंदर क्या बच गया 10x प्लस कोट एक्स, 10x प्लस कोट एक्स का मान कितना दे रखा है 4, 4 भी बाहर है तो 4 गुना 4 करेंगे कितना आएगा 16, ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा, 4 गुना 4 16। हमने क्या करना है, ये कोट एक्स है पहले तो इसको 10 में बना लो 1/10 करके, ठीक है, तो यहाँ से ये 10 स्क्वायर एक्स बनेगा, सेकेंड स्क्वायर का मान निकल जाएगा। दोबारा क्या करना है, इस 10x को करना है कोट एक्स में, यानी कि 1/कोट, 10 बराबर 1/कोट होता है, ध्यान रखना है। यहाँ से कोसिकेंड स्क्वायर का मान निकल जाएगा, सीधा 4 गुना 4 16 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन बी करके। आगे है सवाल नंबर 72, सवाल नंबर 72 में दिया है एक त्रिभुज है एबीसी, इसका परिमाप है 24 सेंटीमीटर, इसकी भुजा है एक 9 सेंटीमीटर की, एडी जो है वो बीएसी का द्विभाजक है और आई इसका अंत केंद्र है, तो एआई अनुपात आईडी का ज्ञात करें मान, एआई अनुपात आईडी मान बताए। देखो इसमें ये एक कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसकी 3 भुजाएं दे रखी है, ये ए, ये बी और ये सी, इसके ऊपर एक समद्विभाजक है इसका ये बिंदु डी, ठीक है, इसको 2 बराबर भागों में ये बांट रखा है इसने, आई इसका अंत केंद्र है, यहाँ जो बीच का पॉइंट है वो आई अंत केंद्र है। तो इसमें पूछा है ए आई बटे आई डी, तो ए आई क्या होएगा ए आई बटे आई डी इसने पूछा है, तो ए आई कैसे निकलेगा, ए के साथ दोनों भुजाएं उनकी गुणा, ए डी जमा ए सी, सॉरी उनका जोड़, ए बी जमा ए सी, ए बी आएगा सॉरी, ए बी जमा ए सी बटे में सामने वाली भुजा बी सी, ये हो जाएगा इसका ए बी जमा ए सी बटे में बी सी। देखो इसमें ऐसे त्रिभुज दे रखी है, ये हमें त्रिभुज बनानी है ए बी सी, और ये इसका समद्विभाजक हो जाएगा डी, ये दोनों भाग बराबर हो जाएंगे, और ये आई इसका अंत केंद्र हो जाएगा। त्रिभुज का परिमाप है 24, त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ ए बी जमा बी सी जमा ए सी का मान है 24, और उसके बाद इसने जो एक भुजा का मान दे रखा 9, ठीक है, 20 9 दे रखी, तो ए बी जमा ए सी कितना हो जाएगा 24 माइनस 9 बराबर 15, ए बी जमा ए सी का मान कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो ए आई अनुपात आई डी हमें निकालना है, तो ये किसके बराबर आएगा ए बी जमा ए सी और अनुपात बी सी के, ए बी जमा ए सी हमारा कितना आ गया था ऊपर से 15 आया था, बी सी का मान 9 दे ही रखा है, 15 अनुपात 9 कितना हो जाएगा 5:3, क्या उत्तर आ जाएगा इसका 5:3 उत्तर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा 5:3। सवाल नंबर 73 देखो, इसमें इसका स्क्वायर रूट हमें बताना है। देखो पहले देखो ऊपर कितने हैं पॉइंट के बाद 4 और 3 7, अक्सर नीचे भी 7 है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 1225 किसका होता है 35 का, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है ये होता है 73 का, तो 35/73 आंसर होना चाहिए, लेकिन किसी भी ऑप्शन में 35/73 नहीं दिया है, ठीक है, 35/73 इसका सही आंसर आएगा। एक उत्तर दे रखा आपका ऑप्शन बी दिया मिलेगा 35/73, तो यहाँ पर 5729 आएगा, यहाँ पे 53 की जगह, ठीक है। आपको ये देखना है किसका स्क्वायर है, ये बनता है 73 का और ये बनता है 35 का ऊपर वाला,
तो 35/73 इसका सही आंसर रहेगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 करके नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। आगे है सवाल नंबर 74। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 किलो चाय अधिक खरीदता है, तो चाय का मूल्य कितना कम हुआ है ये बताना है। देखो 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10। मूल्य कम हुआ ना, यानी कि पहले 10 रुपए की चीज आती तब कितने की आएगी, वो 9 रुपए की। 1/10 का मतलब कितना हो गया, 10 से 9, रेट कम हो गया। देखो चाय आती थी पहले 22,500 की, जो चाय खरीदता था, अब ये कहा कि उसका 10% कम हो गया चाय का रेट। अगर ये 10% कम हुआ है तो इसमें कितने रुपए बचेंगे, इसके 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 2250 रुपए इसके एक्स्ट्रा बच गए। चाय की कीमत 10% कम हो गई, पहले भी 22,500 की चाय खरीदता था, अब भी तो अब कितने रुपए फालतू बच गए भाई, इसका 10% निकालेंगे तो बटे में 100, यानी कि 2250 रुपए इसके पास बच गए। उस 2250 रुपए की चाय, उसने कितनी चाय मिली है, 25 किलो चाय मिली है 2250 रुपए की। इसका 10% हमें निकालने का मतलब क्या है कि पहले भी 22,500 की मान लो चाय पत्ती खरीदता था, अब उसने 22,500 की चाय पत्ती खरीदी, लेकिन उसमें अब की बार 25 किलो फालतू मिली है। तो 25 किलो कहाँ से आई, जो इसका 10% बच गए पैसे उसी की तो आई, यानी कि 2250 रुपए की कितनी चाय आई है, 25 किलो। पर किलो का रेट बताना है, तो 2250 बटे में 25, 2250 रुपए में 25 किलो चाय आई, तो 1 किलो चाय कितने की आएगी, 2250 बटे 25 करें कितना आएगा, 90। तो चाय का जो कीमत घट के जो चाय की कीमत आई वो कितनी आ गई, 90 रुपए। अगर ये पूछता है पहले चाय की कीमत कितनी थी, तो 10% घटी है, 10 से 9, 9 की वैल्यू 90 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। पहले 100 रुपए किलो चाय थी, अब घटकर कितनी रेट हो गया चाय का, 90 रुपए किलो हो चुका है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 74 का। आगे देखो सवाल नंबर 75। एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 में बेचा। इसका मतलब क्या है कि वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, सेलिंग प्राइस जो है दोनों वस्तुओं का वो बराबर दिया है इसके अंदर, और कितना है वो 10,591, ये लाइन इसने दे रखी है। पहली वस्तु को 19% लाभ पर और दूसरी वस्तु पर 11% हानि हुई है, टोटल बताना है कितना लाभ या हानि हुई है। पहली वस्तु को 19% लाभ पर बेचा है, 19% लाभ का मतलब पहली वस्तु अगर 100 में खरीदी थी तो 119 में बेची है, लेकिन बेची कितनी है, 10,591 में, 119 की वैल्यू दे दी 10,591, हमें 100 का मान निकालना है। दूसरी वस्तु 11% हानि का मतलब 100 रुपए की वस्तु कितने में बेची है, 89 रुपए में बेची है, ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन सेलिंग प्राइस दे कितना रखा है, 10,591, हमें 100 का वैल्यू निकालना है, 89 से भाग करके 100 से गुणा करनी है। अब डिटेल में एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो इसने दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा 10,591 रुपए, तो पहली वस्तु का हम क्रय मूल्य निकालेंगे। पहली वस्तु का लाभ कितना था, 19%, यानी कि 100 की चीज कितने में बेची, 119 में, तो क्रय मूल्य कितना निकलेगा, 10,500 गुणा 100 बटे में 119, क्योंकि 119 का मान दे दिया ये, तो 100 का मान कितना निकलेगा, तो 10,591 बटे में 119 गुणा में 100 करेंगे, तो पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो हमारा आएगा 8900 रुपए। 8900 रुपए पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, CP1। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे तो 10,591 गुणा 100 बटे 89, 89 कहाँ से आ गया, क्योंकि 11% की हानि है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 11,900। भाई देखो दूसरी वस्तु हानि हो रही है ना, तो ये विक्रय मूल्य था, इससे ज्यादा ही आएगा क्रय मूल्य। ऊपर वाली में लाभ हो रहा था तो ये विक्रय मूल्य इससे कम था क्रय मूल्य, दोनों क्रय मूल्य आ चुके हैं। अब देखो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया, प्रत्येक वस्तु 10,591 में बेची, दोनों को जोड़ के कितने रुपए हो गए, 21,182 रुपए। क्रय मूल्य दोनों का कितना हो गया, 8900 प्लस 10,900 जोड़ेंगे तो 20,800 क्रय मूल्य। ओवरऑल क्या हो गया कि भाई 20,800 में चीज खरीदी थी और 21,182 में बेच दी, तो क्या होएगा, लाभ होएगा, कितने का लाभ हो गया, 382 रुपए का, 382 रुपया का लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे होगा, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, लाभ है 382 का, क्रय मूल्य टोटल 20,800 गुणा में 100 करेंगे तो 1.83%, यानी कि लाभ कितना प्रतिशत आ गया, 1.8%। कितना लाभ हुआ उसको लास्ट में, 1.8% लाभ हुआ है टोटल। सबसे पहले दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ और हानि दे रखा, वहां से दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य निकालेंगे।
फिर टोटल क्रय मूल्य जोड़ देंगे, टोटल विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ हुआ है, लाभ बटे में 100 गुना में क्रय मूल्य करेंगे, लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 75 में ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 1.8% का, ऑप्शन डी। आगे है सवाल नंबर 76। दो रेलगाड़ियां हैं जिसमें से एक की लंबाई है 210 मीटर और दूसरे की लंबाई है 250 मीटर। ध्यान रखना, लंबाई दे रखी मीटर के अंदर। इनकी स्पीड दे रखी, पहले वाले की 130 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की है 110 किलोमीटर प्रति आवर की। देखो स्पीड दे रखी किलोमीटर प्रति घंटा में और दूरी जो लंबाई दे रखी वो दे रखी मीटर में। समानांतर पटरियों पर चल रही हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। भाई एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले ध्यान रखो, एक दूसरे से विपरीत दिशा में अगर आ रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी दोनों की। अगर एक ही दिशा में चलता तो स्पीड घट जाती, लेकिन दोनों अलग अलग दिशा में आ रहे तो स्पीड जुड़ जाएगी। तो 130 किलोमीटर प्लस 110 करेंगे तो कितना हो गया? टोटल स्पीड कितनी आएगी? 240 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको पहले तो मीटर पर सेकंड में बनाना, 5/18 से गुणा करके। अब लंबाई तो हमेशा दोनों की लंबाई पार करेगी, तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी? टोटल लेंथ कितनी आएगी? 250 प्लस में 210 करेंगे तो 460 की। समझ गए? अब वहां से हमें समय निकालना। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। 460 स्पीड है, वो दूरी है टोटल, और स्पीड आ जाएगी 240 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बना के। उसके बाद हमें टोटल इसका टाइम निकालना है, टोटल कितना समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। देखो ये डाटा दे रखा, पहले की लंबाई 210, दूसरे की 250, पहले की स्पीड 130, दूसरे की 110। दूरी होता है 4 गुना समय। अब देखो स्पीड, देखो हमने स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, 110 प्लस 130, 240 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको जब हम मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। 5/18 से गुणा करने के बाद जो हमारी स्पीड आएगी टोटल, वो आएगी 200/3 मीटर पर सेकंड। हमने मीटर पर सेकंड में डाटा बना लिया, हमारी स्पीड आ गई 200/3 मीटर पर सेकंड। और कुल दूरी कितनी तय करी है? भाई दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, 210 प्लस 250, 460 मीटर। तो टाइम क्या आ जाएगा? डिस्टेंस बटे में स्पीड, दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितनी है? 460। ठीक है, और चाल कितनी थी? 200/3, यानी कि 3/200 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा? 6.9 सेकंड, 6.9 अप्रोक्सीमेट 7 सेकंड। तो एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी? वो 6.9 सेकंड में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करेगी। कितना आंसर हो जाएगा? 6.9 सेकंड। सवाल नंबर 76 और इसका आंसर हो जाएगा 6.9 सेकंड, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 77 देखो, प्रोबेबिलिटी का सवाल है ये। कोई व्यक्ति है ए, 7 में से 5 बार सच बोलता है, और कोई दूसरा व्यक्ति है बी जो 9 में से 8 बार सच बोलता है। इनकी क्या प्रायिकता है कि वे एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करेंगे? एक और बात बतानी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों की एक दूसरे की बात उल्टी मिलेगी? अब ये देखो, ए 7 में से 5 बार सच बोलता है, तो झूठ कितनी बार बोलेगा? 2/7 बार। 7 में से 5 बार सच बोल दिया, 5/7 हिस्सा सच बोलता है, झूठ बोलेगा 2/7। यानी कि ट्रुथ बोलता है, ए की बात ट्रुथ और फॉल्स। सबसे पहले ए कितनी बार ट्रू बोलेगा? 5/7। फॉल्स बोलेगा 2/7। बी की बात करें, बी 9 में से 8 बार सच बोलता है, तो कितनी बार सच बोलेगा? 8/9। झूठ कितनी बार बोल सकता है वो? 1/9, यानी कि 9 में से 1 बात झूठ बोलेगा और 8 बात सही बोलेगा। अब इसने पूछा कि ऐसी किस कंडीशन पे ऐसा होगा कि दोनों की अलग अलग उत्तर आएगा। पहली कंडीशन क्या है? मान के चलो ए ने सच बोला है, लेकिन उस समय अगर बी बोलेगा तो बी की झूठ बोलने की क्षमता कितनी है? 1/9। ए की सच बोलने की गुना में बी के झूठ बोलने की, क्योंकि हमने बताना है कि एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट, एक दूसरे की उल्टी बात पाएगी। जो ए ने बोला वो बी नहीं बोलेगा। फिर दूसरा चांस क्या है? क्या पता ए झूठ बोल रहा हो, क्या झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 2/7, और बी सच बोल रहा हो, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी? 8/9। इनके गुणा करो, 5/9 साते 63, जमा ये 8 दूनी 16/9 साते 63। जोड़ेंगे तो 16 और 5 21, यानी कि 21/63। 21/63 काटेंगे तो इसको काट लो, 21 से काम 21, 21 या 63। तो क्या आ जाएगी एक दूसरे का अपोजिट करने की? 1/3।
भाई कोई बात पूछे तो ये पूछे क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों एक दूसरे का उल्टा जवाब देंगे, कोई भी बात पूछी हो। तो 1/3 यानी कि 3 बातों में से एक चांस है कि वो एक दूसरे की बात का अपोज करेंगे। वो समझ गए। पहले तो आपको ये देखना ट्रू और फॉल्स लिख लो भाई। एक जना ट्रू बोल रहा है, एक फॉल्स बोल रहा है। सबसे पहले नंबर है ए का। टोटल 7 बातें हैं, तो ए कितना सच बोलता है? 5 बात सच बोलता है। तो झूठ कितनी बात बोलेगा? 2 बात बोलेगा। कितने में से? 7 में से। बी बोलता है 8 बात सच। कितने में से? 9 में से। झूठ बोलता है 1 बात 9 बातों में से। इसने पूछा कि ऐसी क्या कंडीशन है जब दोनों एक दूसरे की बात का खंडन करेंगे, यानी कि एक दूसरे के उल्टा बोलेंगे। मान के चलो सबसे पहले हमने ए से पूछा, तो ए ने सच बोल दिया, तो सच बोलने की प्रायोरिटी क्या है? ए की 5/7, भी 7 में से कोई 5। लेकिन उस समय बी झूठ बोलेगा, तभी तो एक दूसरे की उल्टी बात होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई ए झूठ बोल रहा हो और बी सच बोल रहा हो। इन दोनों को जोड़ दो। 5/9 7 63 जमा 8 दूनी 16/63, 21/63 बनेगा। और 21/63 कितना होता है? 1/3। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 78 है। 2 पात्र हैं, इसमें दूध और पानी का अनुपात 5:2 और 2:1। इनको 7:6 में मिलाना तो क्या मिक्सर होगा? इसको देखो 2 तरीके हैं। पहले तो ऐसा कर लो भाई, दूध है 5 टोटल 7 में से, दूसरा है 2 टोटल 3 में से, और ये है 7/13। ये घटा लो, यहाँ से अनुपात आएगा वो उत्तर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है भाई? एक में है 5:2 टोटल 7 लीटर, इसमें है 2:1 टोटल 3 लीटर। तो पहले इसको बराबर बना लो। नीचे 7 और 6 13 है, उसको बराबर बना दो। इनको फिर सीधा एलिगेशन इस वैल्यू पर लगा देना, बात वही आएगी। सवाल नंबर 79 देखो आप। समानांतर श्रेणी है 3 8 13 18 23, इसका 50वां पद क्या होगा? अर्थमेटिक ज्योमेट्री है, एपी सीरीज दे रखी है। अंतर कितना इनका? 5 5 का। अंतर को क्या लिखते हैं हम? डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है nth टर्म का। हमें निकाले 50वां नंबर का पद। ठीक है, तो 50 नंबर का पद क्या होगा? ए मतलब पहला पद प्लस एन माइनस 1, एन कितना है? 50, एन माइनस 1 इंटू में डी कितना है? 5। ये कितना आ जाएगा? 49 गुणा 5 करें कितना आएगा? 245। 245 जमा 3 करें कितना आएगा? 248। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, डी है इनका अंतर, ए है सबसे पहली टर्म, एन है कौन सी टर्म पूछी है? लास्ट वाली वो टर्म। ये फार्मूला हमें इसमें लगाना सवाल नंबर 79 के अंदर। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगी। बहुत सारा हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, हर सब्जेक्ट की बहुत सारी पीडीएफ डाल रखी है। और डेली नया नया कंटेंट वहाँ पर आपको मिलता है पीडीएफ की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं सवाल नंबर 80 के ऊपर। आगे है सवाल नंबर 80 और ये सिंप्लीफाई करना हमें। तो देखो सबसे पहले सोल्व होएगा ब्रैकेट का। 11 चौक 44, 5 5 25, कितना बच गया? 5/4। 3/2 गुणा में 11/5। अब ये भाग का निशान है 5/4, तो गुणा का निशान में क्या हो जाएगा? 4/5। ये भाग का निशान है 33/15, तो गुणा का निशान करके क्या आएगा? 15/33। अब काट दो, 11 तिया 33 से 33 घट जाएगा, 2 दूने 4, 5 तिया 15, ऊपर क्या आएगा? 3 दूने 6, और नीचे क्या बचेगा? 5। 6/5 बचेगा। ये 4, ये ऊपर वाले का 4 है, ये नीचे नहीं है, 4/5 है ये। ठीक है, तो 6/5 हमारा उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81, और यहाँ से अब हमारी हिंदी शुरू होती है। अब हम हिंदी के प्रश्न देखेंगे फटाफट से। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि तो वो थे स्वयंभू, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा स्वयंभू। प्रश्न नंबर 82 है। लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, इसे कृतवाच्य में बताइए। कृतवाच्य, कर्ता ने, तो इसके अंदर क्या आना चाहिए? ने आना चाहिए, यानी कि लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, ये दिया है ऑप्शन डी के अंदर। लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, ये हो जाएगा कर्तवाच्य, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा 82 नंबर का। प्रश्न नंबर 83 है। जिसमें किसी भी प्रकार का व्यय अर्थात परिवर्तन या विकार न हो, जिसके अंदर कोई विकार न हो, वो होता है अविकारी शब्द, यानी कि उनको क्या बोलते हैं? अव्यय।
अव्यय को क्या बोलते हैं हम? अविकारी शब्द बोलते हैं, ये ध्यान रखना। विकारी और अविकारी शब्द, तो अव्यय होते हैं अविकारी शब्द, जिसके अंदर कोई विकार ना हो वो होते हैं अव्यय। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 83 का। प्रश्न नंबर 84 है, उच्चारित शब्द को लिखने में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो उनको क्या बोला जाता है? वर्तनी। क्या कहा जाता है? वर्तनी। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 85 है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पुस्तक का पद परिचय दीजिए। पुस्तक क्या है? तो पुस्तक क्या है? पहले तो संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है पुस्तक, देखो पुस्तक के बारे में पूछा, लड़के के बारे में नहीं। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है ये। पुस्तक शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है, कर्म कारक है। भाई पुस्तक को पढ़ता है, अगर हम पढ़े देखेंगे तो ये तो ना, लड़का पुस्तक को पढ़ता है, को चिन्ह होता कर्म कारक का, पढ़ता है ये क्रिया का कर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही उत्तर हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। आगे है प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्यय के सुमिलित विकल्प की पहचान करें। यानी किससे प्रत्यय सही बना? ऐसे, चर, व्याद, लेखक। भाई ए, सबसे पहले देखो प्रत्यय कहाँ लगता है? उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक है, अब इसमें ए तो कहीं लगा ही नहीं है। आई चढ़ाई में है, लेकिन शिवानी में आनी है, और इसमें अरी है। इका में लेखिका सही है, लेकिन पुलिस वाला गलत है। अन, रावण, मोहन, श्रवण, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही है बिल्कुल। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 86 का। प्रश्न नंबर 87 है, जो यह निर्णय नहीं कर पाया कि क्या करना चाहिए उसको क्या बोलते हैं? जो यह निर्णय नहीं कर पाया कि उसे क्या करना चाहिए उसको बोलते हैं किंकर्त वयविमुड। किंकर्त वयविमुड, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88, इनमें से शुद्ध वर्तनी बताने प्रमुख क्षेपी की। प्रमुख क्षेपी, और ये होते ये प्रमुखापेक्षी। ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा प्रश्न नंबर 88 का। प्रश्न नंबर 89 है, कहीं का ठिकाना ना होना, ये किस लोकोक्ति का अर्थ है? किस मुहावरे का अर्थ, जिसका अर्थ होता है कहीं का ठिकाना ना होना, यानी कि ना घर का ना घाट का। देसी भाषा में तो ये है, हरियाणवी में, लेकिन हिंदी में होता है कि जहां से कोई नहीं। कहीं का ठिकाना ना, यानी कि जहां में कोई नहीं होना, जहां में कोई नहीं, कहीं का ठिकाना ना होना, ना घर का ना घाट का। ठीक है, प्रश्न नंबर 90 है, अभय और उभय। तो अभय का मतलब क्या होता है? निडर। अभय क्या हो गया? निडर। उभय हो गया दोनों, यानी कि निडर और दोनों। देखो अभय का अर्थ होता है निडर, भयहीन नहीं होता। भयहीन मत कर देना, अभय का अर्थ होता है निडर, जो डरे नहीं। और उभय का मतलब होता है दोनों, तो ऑप्शन बी उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 91, और यहां से इंग्लिश शुरू होती है। फ्रॉम जून 2017, इसको करेक्ट करना है हमें, क्या आएगा? प्रिया हैज बीन वर्किंग इन द स्कूल फ्रॉम जून 2017। तो फिक्स डेट दे रखी, तो फ्रॉम की जगह क्या आएगा? सिंस। फ्रॉम की जगह क्या आएगा? सिंस आएगा। अच्छा डेट नहीं दे रखी, तो फ्रॉम ही सही है भाई। डेट नहीं दे रखी, फ्रॉम 15 जून होता ना, जब मान लेते 1 जून, जो 2 जून कुछ भी, तो ये फ्रॉम ही आएगा, सही है ये। फ्रॉम जून 2017, नो इंप्रूवमेंट आएगा इसके अंदर, 91 के अंदर। वर्ड दिया है वर्साटाइल, और इसका एंटोनियम बताना है। वर्साटाइल मतलब जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट हो, अनुभवी। इसका एंटोनियम होगा इनफ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्शन डी आंसर आएगा। इडियम बताना है, टच इज ऑल बेसिस। टच ऑल बेसिस, और ये होगा इंक्लूड एवरीथिंग, सारी चीजों को सम्मिलित करना। सिनोनियम बताना है, वर्ड है KIT, किट। ये होता है इक्विपमेंट। किट होती है ना भाई, किट ले आओ, सामान ले आओ, यानी कि इक्विपमेंट लेके आओ। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। 95 है, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक हमें करना है। द रिपोर्टर आस्क्ड द पॉलिटिशियन, एज ए वुमेन लीडर, व्हाट आर सम ऑफ द मेजर ब्लैंक दैट यू फेसिस। तो क्या होगा? मेजर चैलेंजेज। क्या आएगा? चैलेंजेज।
इसका वन वर्ड बताना है। पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अटेंशन, ऐसी चीज जो आकर्षण का केंद्र हो, ध्यान का केंद्र हो, वो होता साइनोश्योर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। स्मॉल रूम वेयर डिशेज आर वॉश, जहां पर बर्तन धोए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्क्लेरी, SCULLERY। 98 में फिल इन द ब्लैंक करना है। अर्थक्वेक इन्फेक्शन दैट द टू एंशिएंट बिल्डिंग्स ब्लैंक, यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा रिज्यूम्ड। क्या आएगा? रिज्यूम्ड। ऑप्शन ए आंसर आएगा। 99 है और इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। द बैटमैन हैड हिट द बॉल टुवर्ड्स द बाउंड्री, इसका पैसिव वॉइस हमें बनाना है, तो इसकी पैसिव वॉइस आएगी द हेड है तो हेड का क्या हो जाएगा? हैड बीन। तो द बॉल हैड बीन हिट टुवर्ड्स द बाउंड्री बाय द बैट्समैन। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 100 का है और इसका PQRS हमें बनाना है प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, CDBA करके, ये आप सोल्व करके देख लेना। ठीक है, तो ये हमारे 100% थे इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। 100 के 100% हमने डिटेल में करे हैं, हर पर्सन का डिटेल में सॉल्यूशन हमने देखा है। इस क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक, नॉलेज हब 7900 करके। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, काफ़ी सारी PDF मिलेगी। साथ में यूट्यूब पर साइल अपडेट्स और नॉलेज हब को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा सिटी के प्रैक्टिस सेट हम कंटिन्यू डालने लग रहे हैं, अगर किसी भी स्टूडेंट को अलग से चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मैसेज जरूर कर दें। सीटी का मॉक टेस्ट हमने करा है ग्रुप डी और सीटी मेंस के लिए, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।